हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज हम व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं कि व्यंजन संधि कहते हैं कि संधि कहते हैं कि संयोग कहते हैं? तो जो वर्णों के मेल को, शब्दों के मेल को समास कहते हैं और वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो जब स्वरों से स्वरों का मेल हो वहाँ पे स्वर संधि होता है, और जब व्यंजन का व्यंजनों से मेल हो या व्यंजन का स्वरों से मेल हो वहाँ पे व्यंजन संधि होता है। तो यहाँ पे क्या है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को पूछा है, तो वहाँ पे स्वर संधि होगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? हिमांशु है कि रजनीधर है कि मोषक है कि मोहक है? तो मोहक का होता है कि मन को मोहने वाला मोहक कहते हैं। तो रजनीधर कोई होता नहीं है, रात्रिचर होता है या रजनीचर होता है। रजनीचर रहता तो राक्षस हो जाता, रजनीचर रहता तो रजनीधर, राज को धारण करने वाला कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? हिमांशु होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हिमांशु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द बताइए। शर्म है कि क्यारी है कि बालक है कि गुलाम है? तो व्यंजन, जहाँ व्यंजनों का जोड़ा बन जाए, गुच्छा बन जाए, उसी को क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ कहते हैं। तो यहाँ पे यह तो व्यंजन गुच्छ नहीं बनना है, पूरे पूरे है शर्म। और तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? ब, क्योंकि आधा क आधा रहता है, इसके साथ अ जुड़ा रहता है, तब यह पूरा क होता है। तो यहाँ पे गुच्छा नहीं बना है, यहाँ पे आधा क है और उसमें य के साथ जुड़कर यह के साथ गुच्छ बना लिया है। तो आधा क्यारी, आधा क और य मिल के यह क क्या है? य पर निर्भर है। क का उच्चारण य के साथ हो रहा है, और नहीं तो क का उच्चारण अ के साथ होता है तो यह पूरा हो जाता है। तो इसीलिए यह य के साथ गुच्छ बना दिया है। कहीं कहीं जैसे दिल्ली है, इसे द्वित व्यंजन कहते हैं। द्वित व्यंजन, जहाँ एक ही जैसे व्यंजन दो बार प्रयोग हो, एक ही जैसे वर्ण दो बार प्रयोग हो, तो वहाँ पे द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे दिल्ली में दोनों, एक आधा ल एक पूरा ल, तो यह क्या हो गया? द्वित व्यंजन हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? क्यारी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वर्णों के उच्चारणों में कम वायु तथा कम समय लगता है? अघोष में, महाप्राण में कि अल्प प्राण में कि दीर्घ प्राण में? तो दीर्घ प्राण तो होता नहीं है। एक अघोष होता है, सघोष होता है। उच्चारण की दृष्टि से दो प्रकार का वर्ण होता है, एक अघोष सघोष और एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। तो अल्प प्राण अघोष सघोष किसे कहते हैं? वर्गों में एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं ना, जैसे क वर्ग है तो इसमें क ख ग अंग, क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ण आते हैं। तो वर्गों के पहले और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे वर्ण को अघोष कहते हैं, और यह तीनों को सघोष कहते हैं। तो इनके उच्चारण में वायु कम लगता है। इनके क ख और ग घ अंग, इसके उच्चारण में ज़्यादा वायु लगता है, तो यह क्या होता है? अघोष होता है। तो इसमें राइट आंसर अघोष है। महाप्राण अल्प प्राण होता है कि वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा, यह क्या होता है? महाप्राण अल्प प्राण होता है। यह क्या होता है? अल्प प्राण। और वर्गों का दूसरा और चौथा, यह क्या होता है? महाप्राण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्च स्वर किसे कहते हैं? पश्च स्वर किसे कहते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है अग्र स्वर,
अग्रस्वर, एक है मध्य स्वर, एक है पश्च स्वर। पश्च स्वर तो अग्रस्वर उसे कहते हैं जो जिसके उच्चारण करते समय जीभ के अग्रभाग से ज़्यादा सक्रिय रहे। मध्य स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग ज़्यादा सक्रिय रहता है। और पश्च स्वर उसे कहते हैं जिसका जीभ उच्चारण करते समय जीभ का लास्ट या अंतिम भाग ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो अग्र स्वर में क्या आते हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई और ए और ऐ। यह 4 वर्ण अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। मध्य स्वर में क्या आते हैं? अ। और पश्च स्वर में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। यह आते हैं पश्च स्वर में। तो पूछा है पश्च स्वर इसमें से कौन से हैं? तो पश्च स्वर तो यह दोनों हैं, तो इसको ए आई मान लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द है। कांच है कि कांच है कि कंगाल है कि आँख है? इसमें से शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें से शुद्ध शब्द क्या है? कांच है, क्योंकि कांच होता नहीं है। कंगाल में अंक का मात्रा लगता है, इसीलिए ये भी गलत है। आँख में अंक नहीं होता है, आँख होता है, चंद्रमा लगता है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है? कांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द बताइए। सभाग्य है कि सर्वज्ञ है कि सर्वागीण है कि सर्वज्ञ है? तो सब ओर से, सर्वागीण माने क्या होता है? सर्वागीण माने सब ओर से होता है। सर्वागीण माने क्या होता है? सब ओर से। और यह है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जाना है। ज्ञ माने ज्ञानी, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में सर्वज्ञ कहते हैं। सभाग्य शब्द होता नहीं है, सर्वज्ञ शब्द होता नहीं है। निष्कपट में कौन सी संधि होगी? संधि विच्छेद बताइए। विच्छेद करना है निष्कपट का। निषधन कपट होगा नहीं, निषधन कपट नहीं होगा, निधन कपट। निधन कपट राइट आंसर है। निष्कपट का संधि विच्छेद करेंगे तो निधन कपट होगा। और इसमें क्या, कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। संधि 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, दूसरा विसर्ग संधि होती है, तीसरा। तो स्वरों से स्वरों का मेल होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। जब व्यंजन का स्वरों से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। और स्वर और जहाँ पे विसर्ग प्रयोग होते हैं स्वर के आगे या व्यंजन के आगे, वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 राइट आंसर। तीव्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? मध्यम है कि ज्वर है कि मंद है कि मद है? तो मध्यम माने बीच होता है, तो तीव्र माने तो तेज होता है, तो बीच होगा नहीं। ज्वर मीन्स क्या होगा? बुखार को ज्वर कहते हैं। अब मद माने क्या होता है? अहंकार होता है। अहंकार होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? मंद होगा। मंद माने धीमा। मंद माने क्या होता है? धीमा होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निश्चय है कि निर्वास है कि निर्वाह है कि निर्दोष है? बताइए। निस उपसर्ग तो निर्वास, तो यहाँ पे निर उपसर्ग है, निर्धनवास। यहाँ पे भी निर उपसर्ग है, निर्धनवा। यहाँ पे है निधन दोष, निर्दोष, निधन दोष।
यहाँ पे विसर्ग लगे, यहाँ पे होगा निधन दोष निर्दोष, यहाँ पे होगा निस, यहाँ पे क्या हो गया निस्धन चय निश्चय। तो यह राइट आंसर इसमें क्या होगा अ होगा। नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है कि द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि समास होता है? तो तत्पुरुष समास वह होता है जिसका विग्रह करने पर, जिस शब्द का विग्रह करने पर कारक चिन्ह छिपे हो, वहाँ पे क्या होता है कारक चिन्ह। समास विग्रह करने पर संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। जब समास का विग्रह करने पर किसी शब्द का कारक चिन्ह छिपा रहे, वहाँ पे क्या होता है तत्पुरुष समास होता है। आप पहला प्रथम पद संख्यावाची हो, वहाँ पे द्विगु हो जाए, जैसे तिरंगा तो संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास है नहाया धोया, तो ये इसमें क्या है द्वंद्व समास है। और बहुब्रीहि समास वह होता है जो जिसका न प्रथम पद में प्रधान होता है न द्वितीय पद, वह किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे लंबोदरम। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है स है। भिक्षा शब्द का शुद्ध रूप बताइए। तो भिक्षा है कि भिक्षा है कि भिक्षा है कि भिक्षा है? तो भिक्षा तो होता नहीं है, अब भिक्षा भी नहीं होता है, यह भिक्षा है भिक्षा, ये भी भिक्षा नहीं रहेगा, यह भिक्षा है। तो भिक्षा का यह तद्भव रूप क्या होगा भीख होगा, भीख होगा। तो यह क्या है तद्भव और तत्सम क्या होता है? तद्भव शब्द वह होता है जो संस्कृत शब्द प्रयोग में आते आते अपना अर्थ बदल लिए हैं, जैसे धीरे धीरे बदलाव आ गया है जिन संस्कृत शब्दों में, वह क्या हो गए हैं तद्भव हो गए हैं। जो संस्कृत शब्द को ज्यों कहते हो हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है, वह शब्द क्या होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। द्वंद्व शब्द का शुद्ध रूप बताइए। द्वंद्व शब्द द्वंद्व रहेगा कि द्वंद्व रहेगा कि द्वंद्व रहेगा कि द्वंद्व रहेगा? तो अक्सर द्वंद्व को ऐसे ही बच्चे लिखते हैं, लेकिन द्वंद्व का राइट आंसर यह होगा दोनों द में आधा व रहेगा। 2 + 2 द्व, द्व माने युद्ध, द्वंद्व माने क्या होता है युद्ध होता है। तो ऐसे रहेगा द्वंद्व, ऐसे रहेगा द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है रौद्र रस का अस्थाई भाव रहेगा, भावी नहीं रहेगा, अस्थाई भाव रहेगा। अस्थाई भाव इनमें से कौन सा होगा? हास रहेगा कि शोक रहेगा कि क्रोध रहेगा कि रति रहेगा? तो रौद्र क्या होता है? रौद्र क्रोध या गुस्से को कहते हैं। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या रहेगा? क्रोध रहेगा। जिस कविता में या कविता को लिखते समय या कविता की पंक्ति में अगर गुस्से की भावना दिखाई दे, जैसे परशुराम रे नीप बालक काल बस बोलत तू ही न संभाल, तो यहाँ पे जब सीता की ये स्वयंवर में धनुष टूट गया है, तो वह परशुराम जी आके क्रोधवश कह रहे हैं रे लक्ष्मण को, रे निरीप बालक काल बस बोलत तू ही न संभाल। रे नृप बालक काल बस बोलत तू ही न संभाल। जैसे वह क्रोध में बोल रहे हैं कि तुम बोल रहे हो तो संभल कर बोलो, क्योंकि यह धनुष कोई आम धनुष नहीं है जिसे तोड़ दिए हो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या एक धनुष को धनुष लगाए रहते हो, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं। तो वही गुस्से के मारे परशुराम जी बोल रहे हैं। तो इसमें क्रोध, तो ऐसे ही जब पंक्तियाँ आए उसमें रौद्र रस या क्रोध दिखाई दे तो वहाँ पे रौद्र रस होता है उस पंक्ति में।
मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें अलंकार पूछा है। अनुप्रास अलंकार है कि भ्रांतिमान अलंकार है कि संदेह अलंकार है कि यमक अलंकार है। तो इसमें क्या है, म की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ पे अनुप्रास, जब वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार आए वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के 6 भेद होते हैं। तो इसमें से वृत्तानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। भ्रांतिमान वह अलंकार होता है जहाँ पे भ्रम के कारण हम लोग सांप को रस्सी मान लेते हैं, कि जैसे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। और संदेह अलंकार वह होते हैं कि हमें संदेह बना रहता है, लास्ट तक संदेह बना रहता है कि यह नहीं। संदेह अलंकार का ही उदाहरण है साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। अब भ्रांतिमान अलंकार में वह होता है कि भ्रमवश हम उस चीज़ को मान लेते हैं, संदेह नहीं करें। यमक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पे दो शब्द एक जैसे प्रयोग हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। एक बेर का अर्थ हो गया समय से और एक बेर का क्या अर्थ हो गया, फल से हो गया। तो इसका 2 अर्थ निकल गया। तो यह यहाँ पे क्या हो गया, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनोखा होगा कि अद्भुत होगा कि अद्वितीय होगा कि सर्वश्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अद्वितीय होगा। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है, एक से अधिक उपसर्गों वाला। अंतरात्मा है कि भरपूर है कि सहर्ष है, उपाध्यक्ष है। फटाफट आंसर कीजिए। तो इसमें है भर उपसर्ग है, भर धन पूर्व। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ही उपसर्ग है, सहर्ष, स धन हर्ष। उपाध्यक्ष, इसमें क्या रहे, अंतर धन आत्मा। इसमें भी एक ही उपसर्ग है। यहाँ पे उपधन उपाध्यक्ष, उपधन अधिधन अच्छ, उपधन अधिधन अच्छ। इस तो यही राइट आंसर होगा। इसमें 2 उपसर्ग छिपा हो। तो पूछा है एक से अधिक उपसर्ग वाला शब्द क्या है, उप धन अधि धन अच्छ, उपाध्यक्ष, उप धन अधि। यहाँ पे 2 शब्द है, अधन अच्छ, तब उपाध्यक्ष बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 2 11 होना, इस प्रकार का वाक्यांश है। लोकोक्ति है कि मुहावरा है कि अधूरा वाक्य है कि पूर्ण वाक्य है। तो यह एक 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, यह एक मुहावरा है। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। इसमें पूछा है, गिरधर का समास विग्रह कीजिए। गिर का धारक या गिर को धारण करने वाला कृष्ण, या गिर को गिराने वाला, या गिरिराज। तो यहाँ पे गिर को धारण करने वाला गिरधर बने, जो पहाड़ को धारण किया है, गिर को धारण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। 1 है कि 2 है कि 3 है कि 5 है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं शब्द के। एक तत्सम होता है, तत्सम शब्द होता है। एक तद्भव होता है, एक देशज होता है, एक विदेशज होता है। और 5वां होता है संकर शब्द।
लेकिन कहीं कहीं 4 ही भेद माना जाता है कि, लेकिन इसमें 4 नहीं ऑप्शन दिया है तो 5 भी मान लेंगे कि संकर शब्द को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन संकर शब्द को कहीं कहीं नहीं माना जाता है किसी किसी व्याकरण के पुस्तक में, क्योंकि वह 2 शब्दों के मेल से बना है संकर शब्द। एक देशज शब्द, एक विदेशज शब्द से देशज और विदेशज शब्द को मिलाकर संकर शब्द का निर्माण होता है, इसीलिए उसको नहीं उत्पत्ति के आधार पर। एक होता है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तो शब्दों के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, कहीं कहीं 4 होते हैं, कहीं कहीं 5 किसी व्याकरण में। तो जब ऑप्शन में 5 4 दोनों आए तो आप 4 को टिक कीजिएगा, अगर केवल 5 आए, 4 नहीं आए तो 5 को टिक कीजिएगा, लेकिन दोनों आए तो 4 को ही टिक कीजिएगा, क्योंकि देशज और विदेशज शब्दों के योग से संकर शब्द का निर्माण होता है। तो उसे उत्पत्ति होता है 5 प्रकार का। एक वो अर्थ के आधार पर होता है, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है। अ से अर्थ, अ से 8, अ से अर्थ, अ से 8 है। याद कर लीजिए, जब अ आए तो 8, 8 आ बस लिख देंगे, ठ लिख देंगे तो 8 हो जाएगा। अ से अर्थ, अ से 8। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, बिल्कुल इसके आधार। तो इसमें नहीं है 4, तो यहाँ पे हम 5 मान लेते हैं, संकर शब्द को भी शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है तस्तम शब्द नहीं है। धृत नहीं है कि चूर्ण नहीं है, चंचु नहीं है कि कोढ़ नहीं है। तो इसमें कोढ़ नहीं है। कोढ़ क्या? कोढ़ का तस्तम क्या हो जाएगा? कुष्ठ हो जाएगा। और बाकी सारे धृत्य, चूर्ण, और चूर्ण का क्या हो जाएगा? तद्भव चूर्ण हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी शब्द नहीं है। काजू नहीं है कि कारतूस नहीं है कि पेट नहीं है कि जमीन नहीं है। तो पेट, पेट एक देसी शब्द है, तो विदेशी शब्द इसमें से क्या नहीं है? पेट नहीं है। काजू, कारतूस और जमीन विदेशी शब्द है। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है कि गैर कानूनी कहलाता है कि चोरी कहलाता है कि डकैती कहलाता है? तो कानून के विरुद्ध किया गया कार्य गैर कानूनी कहलाता है, और ऐसे किया गया अपराध, उसे अपराध यह शब्द होता नहीं है, चोरी भी नहीं होता है और डकैती भी नहीं होता है। ये भी अपराध के, या चोरी और डकैती क्या आते हैं? अपराध के अंतर्गत आते हैं। चोरी डकैती क्या आते हैं? अपराध के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कानून के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वह क्या होता है? गैर कानूनी होता है। ऊंचे ऊंचे शब्द का उदाहरण है। पुनरुक्त है कि पर्याय है कि विशेषण है कि सार्थक निरर्थक शब्द है? तो यह तो सार्थक निरर्थक शब्द नहीं है। सार्थक निरर्थक यह शब्द नहीं है, यह दोनों सार्थक है। ऊंचे ऊंचे मतलब ऊंचाई से प्रेजेंट कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। विशेषण नहीं है, यहाँ पे कोई शब्द दिया होता कि ऊंचा मकान, तब तो यह विशेषण हो जाता। तो यह पुनरुक्त है। पुनरुक्त माने 2 बार प्रयोग करना। एक ही शब्द को जब 2 बार प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? पुनरुक्त शब्द होता है। और एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग करते हैं तो पुनरुक्त होता है। एक ही वर्ण को जब 2 बार प्रयोग कर लेते हैं तो वहाँ पे द्वित बन जाता है, द्वित बन जाता है, द्वित बन जाता है। तो ये ऊंचे ऊंचे में क्या है? पुनरुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? बागीश है कि बारिद है कि वृंद है कि चारू है? तो यहाँ पे वृंद है। राइट आंसर क्या है? वृंद है। ऑप्शन नंबर 6 राइट आंसर।
जो पृथ्वी से संबंध रखता है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? पृथ्वी है कि पार्थिव है कि पृथ्वा है कि पृथक है? पृथक माने तो अलग करना होता है, अलग करना होता है। पृथ्वा शब्द होता नहीं है। पृथ्वी माने धरती होता है। पृथ्वी का अर्थ क्या है? धरती। तो ये पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चयन। चयन का संधि विच्छेद कीजिए। छेदन आन या छेदन अन या चेधन अन या चेधन अन। तो चेधन अन को चयन कहते हैं और इसमें क्या है? अयादि संधि होता है। अयादि संधि है। अयादि संधि में अक्सर 3 वर्ण दिखते हैं, जैसे कमल इसमें अव आय यही सब दिखता है। तो इसमें क्या है? चेधन अन है। इसमें अयादि संधि है। अयादि संधि में अक्सर 3 ही वर्ण दिखते हैं। सफल का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? असफलता है कि विफलता है कि विफल का है कि विफल है? तो विकल नहीं है, विफल है। विकल माने तो व्याकुल हो जाएगा। विकल माने व्याकुल हो जाएगा। अब विफक कोई शब्द होता नहीं है। असफलता मीन्स क्या होता है? निराशा। कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये तो सबसे आसान है, कुपात्र। कुधन पात्र। यह निर उपसर्ग से बना है, निर्धन कुश। यह निरख। तो यह निर उपसर्ग से बना है, त्रिशंकुक। त्रिशंकु के क्या है? नेक्स्ट है चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है कि द्विगु समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है? चरण कमल। तो चरण रूपी कमल, चरण के समान कमल। तो यहाँ पे क्या है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास अगर यहाँ पे अलंकार पूछा रहता तो रूपक अलंकार होता। अलंकार पूछा होता तो रूपक अलंकार होता, और समास पूछा है तो कर्मधारय समास होता है। जहाँ विशेषण विशेष होता है, जैसे चरण क्या है? कमल के समान है। तो जहाँ जिस शब्द में विशेषण विशेष छुपे रहते हैं वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है प्रथम पद, और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। बहुब्रीहि समास कोई अन्य अर्थ प्रस्तुत करता है। कान खोलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? कान से सुनाई देना, सावधान करना, या कान साफ करना, या कान को खुला छोड़ देना? तो सावधान करना। कान खोलना माने आगाह करना या सावधान करना। इसमें पूछा है उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? उद्धृत है कि उद्धृत है, उद्धृत है कि उद्धृत है? तो यह आधा द रहेगा, यह उद्धृत रहेगा। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस है कि करुण रस है कि वात्सल्य रस है कि भयानक रस है? तो इसमें रौद्र रस है, या क्रोध की बात की गई। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, इसका क्रोध का मित्र रस क्या है? भयानक रस है। क्रोध का रौद्र रस का मित्र रस भयानक रस है, क्योंकि जब क्रोध आता है तो भय के समान दृश्य हो जाता है। उस समय का दृश्य भयानक हो जाता है। तो इसीलिए भयानक रस इसका मित्र रस है। तो ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है?
तो यहाँ पे यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर, क्योंकि एक बेर का अर्थ है समय और एक बेर का अर्थ है फल, बेर का फल। तो जहाँ पे एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार। और रूपक अलंकार वह होता है जब किसी चीज़ को उपमेय और उपमान में एकता उत्पन्न हो जाए। उपमेय उपमान में एक उपमेय उपमान को समान कर दिया जाए, उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाए, वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है जब उपमेय उपमान से तुलना किया जाता है, इसलिए इस अलंकार अर्थ चिपका हुआ होता है। जैसे क्या होता है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, बिन पानी गए न उबरे मोती मानुष चुने। तो इस पंक्ति में क्या है? पानी का अर्थ चिपका हुआ है। कहीं एक ही पानी का अर्थ किसी और चीज़ से लिया जा रहा है, कहीं किसी और चीज़ से। रस एवं अस्थायी भाव के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? श्रृंगार रस रति, हास रस हास, करुण रस जुगुप्सा, रौद्र रस क्रोध। तो करुण रस जुगुप्सा नहीं होता है, जुगुप्सा नहीं होता है, यही गलत है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। अजय कुछ लाया था, जो कहा गया वही करो, मैं तो अपने आप ही जाता था। इसमें कौन सा सही उदाहरण है? फटाफट। अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक कुछ प्रयोग जहाँ पे हुआ रहता है। तो अजय कुछ लाया था, क्या लाया था? कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ब ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट वह निम्नलिखित में से अत्यांतिक का विलोम बताइए। अत्यांतिक माने बहुत ज़्यादा। तो उत्थान रहेगा कि अनाहुत रहेगा? उत्थान माने उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन होगा। अनाहुत का जो बिना बुलाए आ जाए, जो बिना बुलाए आ जाए उसे अनाहुत कहेंगे, बिना बुलाए आ जाए उसे अनाहुत कहेंगे। अनुक्त तो होता नहीं है, परिमित होगा। परिमित माने सीमित। अत्यांतिक का क्या होगा? परिमित होगा। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य बताइए। हम लोगों से रोज नहाया नहीं जाता, हम लोगों से रोज नहाया नहीं जाता। संसद में बजट पेश है। मित्रों द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। तो यही क्या है? मित्रों द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। तो यहाँ पे क्या है? मदद कौन कर रहा है? मित्र कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। और उसके द्वारा भोजन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया, भाववाच्य हो गया, कर्तृवाच्य नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सही युग्म नहीं है? श्रीमान श्रीमती, या प्रियतम प्रियतमा, भगवान भगवती, या बलवान बलवानी। तो यहाँ यही द ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि बलवान का बलवती होगा, बलवानी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंख का अंधा नाम नहीं अनसुख, ये तो है गुणों के विपरीत कार्य, गुणों के विपरीत कार्य। और ये ओखली में सर्दियाँ तो मूसलों से क्या डर। बट जब कोई काम किसी काम का आरंभ कर दिया तो परेशानियों से क्या डर। ऊंची दुकान फीकवा पकवान, यह कहा कुछ और दिखा कुछ और। अटका बनिया दे उधार। इसका राइट आंसर यही होगा, अटका बनिया दे उधार। जब अटक गया है तो उसको मजबूरी में उधार देना ही पड़ रहा है। अटका बनिया दे उधार। स्वार्थी मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जब मैं पढ़ता हूँ तब भी तुम आ जाते हो। वह आ जाए तो कैसी रहेगी? विशाल की सौभाग्यकांक्षी कन्या का विवाह कल होगा। यदि वह आता तो मैं चला जाता। यह तो हेतु मदभूत है। हेतु मदभूत काल है। हेतु जाता। यदि वह आता तो मैं जाता। यह हेतु मदभूत काल है। यह विशाल, यहाँ पे यही राइट आंसर होगा कि विशाल की सौभाग्यकांक्षी कन्या का विवाह कल होगा। निम्नलिखित में से अध्यापिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का है कि अधि है कि इका है कि अध्यापक है? तो अध्यापक में इका प्रत्यय जोड़ दो तो अध्यापिका बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? स है। निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकाल के सही उदाहरण व्यक्त कीजिए। अपूर्ण भूतकाल, जो पूरा नहीं किया गया। वह हंस रहा था। विकास ने कल ही पुस्तक पढ़ ली थी। तो यह तो पूर्ण भूतकाल है। यह तो पूर्ण भूतकाल है। कल ही किताब पढ़ ली थी, क्रिया समाप्त हो चुकी है। जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो तो वह पूर्ण भूतकाल होता है। वो भी भूतकाल में जो समाप्त हो गई हो, क्योंकि वर्तमान काल का भी पूर्ण वर्तमान काल होता है। तो इसीलिए जो भूतकाल में क्रिया समाप्त हो गई हो वह पूर्ण भूतकाल होता है। जो क्रिया अब नहीं समाप्त हुई रही हो, चल रही हो भूतकाल में, वह क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। प्रताप यूनिवर्सिटी गया है। यह तो वर्तमान काल है। वर्तमान काल है। लड़के दौड़ रहे होंगे, ये तो संदिग्ध भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल है। और यह क्या रहेगा? वह हंस रहा था। यह क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। था थे थी तो भूतकाल में आता ही है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। आकाश ने एक टिकट लिया ताकि वह आराम से जा सके। न एक काम पूरा हुआ न दूसरा। उसने गलत काम किया और अपयश कमाया। करण के आने पर हर्ष चला जाएगा। इनमें मिश्र वाक्य बताना है। तो मिश्र वाक्य क्या होता है? जब एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर हो, वहाँ पे क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। इसमें तो और लग गया है, तो यह तो संयुक्त वाक्य है। पर क्या होता है? अधिकरण। अधिकरण आधारे अधिकरण। तो करण के आने पर हर्ष चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। आने पर, इस वाक्य करण के आने पर हर्ष चला जाएगा। इस वाक्य पर क्या है? जाना क्या है? आना। जाने पर क्या है? वह निर्भर है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुभ्रोजल है कि अतिशयोक्ति है कि धर्मपरायण है कि शब्दावली है? तो शब्दावली सही है, धर्मपरायण सही है, अतिशयोक्ति सही है। अतिशयोक्ति देख लीजिए, इसकी वर्तनी शुद्धि देता है। कितने बच्चे आधा स लगा के अतिशयोक्ति लिख के आते हैं। समझ गए? तो यह बड़ा सा रहेगा, न कि आधा। तो अशुद्ध क्या है? यही है, और शुभ्रोज्वल। तो हमारा सेशन आज यहीं समाप्त होता है। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आए या क्वेश्चन आपके परीक्षा को उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ।